ठीक है, चलो स्टार्ट करें कॉस्ट। कोई बात नहीं, बुक से कोई लेने देना हम लोग को है भी नहीं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है और कल लगभग सारा चीज तुम लोग उतार चुका है पहले से ही, है ना? ठीक है, हाँ उतार लेना, कोई बात नहीं, नहीं आए तो उतार लोगे। ना ना, चलो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चैप्टर 2, ठीक है? तो चैप्टर 2 के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़े थे, जिसके अंदर में हम लोग क्या पढ़े थे? बेसिक कोई भी कॉन्सेप्ट, बात नहीं, अरे हट, जल्दी जल्दी, हड़बड़ा मत निकलना, अगर कैमरा हिला। ठीक है, तो देखो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट। अब देखो लास्ट क्लास में ना हम लोग जब कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, तो वहां पे देखे थे कि कोई भी सामान को बनाने के लिए कई खर्चा होता है। कुछ खर्चा जो फैक्ट्री में होता है, कुछ ऐसा खर्चा जो रॉ मटेरियल को खरीदने में होता है, कुछ ऐसा खर्चा जो लेबर के लिए होता है। तो अलग अलग जगह पे खर्चा होता है। इसी को क्या बोला गया? कॉस्ट क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट। तो जो सेम सेम टाइप का कॉस्ट होगा ना, उसका एक ग्रुप बना दिए। अब लेबर मेरा फैक्ट्री के अंदर में काम कर रहा है, लेबर के ऊपर में जो भी खर्चा होगा, वो जिस टाइप का भी खर्चा होगा, उसको एक ग्रुप के अंदर में डाल दिए। मटेरियल हम लोग खरीदे, मटेरियल किसी भी टाइप का खर्चा हो, वो सबको भी एक ग्रुप बना के डाल दिए। तो इस तरह से एक ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर नेचर। अगर कोई सेम नेचर का चीज है, उसको सेम जगह पे रख देना। यही चीज तो हम लोग अकाउंटिंग में पढ़े थे, है ना? अकाउंटिंग में क्या पढ़े थे हम लोग? आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या था? मेजरमेंट, फिर जर्नल, फिर क्लासिफिकेशन था। तो रिकॉर्डिंग के बाद जो क्लासिफिकेशन किए थे, वो किस बेसिस पे किए थे? सारा सेल्स को एक जगह पे, सारा परचेस को एक जगह पे। तो ये जो बेस बना हुआ था ना, सेम वैसा ही अगर सेम नेचर का कोई भी आइटम है, तो वो सब कहां पे लिखाते जाएगा? एक ही जगह पे लिखते जाएंगे। इससे फायदा क्या होता है पता है? हम लोग आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं कॉस्ट को। दूसरा, आराम से रिकॉर्ड होता है और डिसीजन मेकिंग में भी फायदा पहुंचाता है। एग्जांपल हम लोग ले तो लाइक एट होम वी डिवाइड एक्सपेंसेस इनटू फूड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेवल एटसेट्रा। बिजनेस के अंदर भी इसी तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आओ हम लोग पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। आखिर किस बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को अलग अलग करते हैं? तो घर में हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग आइटम बनाते हैं ना, खाना में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितना आ रहा है, किसी का रेंटेड हाउस है तो रेंट कितना आएगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई पे कितना खर्चा होने वाला है। तो अलग अलग हर एक चीज का हिसाब किताब पहले से करके रखा रहता है इंसान, कि हम लोग को कितना खर्चा पूरा साल में करना या पूरा महीना में करना है। ठीक है, तो टोटल कितना खर्चा हम लोग को करना है, ये हम लोग वहां पे देखते हैं। फिर देखो अगला क्या बोलता है? कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड। कॉस्ट को हम लोग क्या किए? अलग अलग भाग में बांटे हैं। जैसे एक होता है एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, फिर होता है फंक्शन बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, कंट्रोल बेस्ड, नॉर्मेलिटी, डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसमें सारा कुछ पढ़ना नहीं हम लोग, है ना? ये टोटल 7 भाग में बांटा गया, लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है? हम लोग का सिलेबस में कितना है? पहला एलिमेंट बेस्ड, फंक्शनल और बिहेवियर। तो ये 3 चीज हम लोग का सिलेबस के अंदर में है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ पढ़ाया गया है। ठीक है, आते हैं हम लोग सबसे पहले एलिमेंट बेस्ड। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब क्या? तत्व। ठीक है, एलिमेंट का मतलब तत्व, हिंदी एकदम ठीक है।
तो एलिमेंट था अपना तत्व, ठीक है। बिजनेस के अंदर में क्या एलिमेंट होगा जिससे कहीं पे प्रोडक्शन हो? उसका रॉ मटेरियल है ना, मटेरियल ही तो होगा। एलिमेंट यहां पे क्या है? मटेरियल ही तो होगा। तो देखो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड किया गया है एलिमेंट के हिसाब से। तो एलिमेंट क्या? मटेरियल। एलिमेंट क्या? लेबर। एलिमेंट क्या? कोई अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो तीन मेन एलिमेंट है, ठीक है, तीन मेन एलिमेंट है जिसके बेस पे एलिमेंट बेस्ड कॉस्ट क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला आता है हम लोग मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या? मटेरियल मतलब क्या? जिस चीज से प्रोडक्ट मेरा बनेगा, है ना, जिस चीज से मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो किसको क्या बोलेंगे हम लोग? मटेरियल बोलेंगे। तो मटेरियल जो है ना, द सब्सटेंस फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट इज मेड। मेरा एक फैक्ट्री है, क्या बनाते हैं हम लोग? पेन बनाते हैं। पेन बनाने में खर्चा होगा, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। ये जो रॉ मटेरियल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल के अंदर में लाया गया। अब इस रॉ मटेरियल को खरीदने में जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा क्या माना जाएगा? कि वो मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब देखो मटेरियल कॉस्ट को भी दो भाग में बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हर एक चीज को दो भाग में बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या पड़ा इतना जान लो। डायरेक्ट उसको बोलते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब पेन बनाने में क्या क्या खर्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्टली क्या इन्वॉल्व है? ये प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक इस पे लगा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसमें सामने क्या लगा हुआ है? एक नीडल। ये नीडल बनाने के लिए अलग ग्रेफाइट मटेरियल लगता है, वो इसके पीछे क्या लगा हुआ है? इरेजर टाइप का कुछ, ठीक है। ये रबड़ का है, इसके अंदर भी कुछ भरा हुआ है ना। इंक नहीं है इसके अंदर में, इसके अंदर में स्टील है, ठीक है। इसके अंदर में एक स्टील का ये है जो दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा इसका क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ये क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। इस पे कलर चढ़ाया गया, ठीक है, और ये पेन बनकर तैयार हो गया। तो इस पेन को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल डायरेक्टली इन्वॉल्व था? यही सब था, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। तो बिकम्स डायरेक्ट मटेरियल बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट का ये पार्ट होगा, जैसे कॉटन इन क्लोथ, वुड इन फर्नीचर, लेदर इन शू, स्टील इन मशीन। ये सब क्या हो गया? डायरेक्ट। तो प्लास्टिक इन पेन, रबड़ इन पेन, ग्रेफाइट इन पेन, है ना। तो ये सब क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। क्या इसको बनाने में किसी भी टाइप का इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आया होगा? आ भी सकता है, बड़ा बात नहीं है, ठीक है। क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें आया होगा? सोच को देखो बार, क्या आ सकता है इसमें? इस पेन को बनाने में इनडायरेक्टली क्या इन्वॉल्व हो सकता है? इनडायरेक्टली बोलो, पेन बनाने में इनडायरेक्टली क्या इन्वॉल्व हुआ होगा? नहीं, वो तो मटेरियल के अंदर नहीं आ रहा, मटेरियल पे भी आते हैं हम लोग। बोलो, पेन बनाने में इनडायरेक्टली क्या इन्वॉल्व हुआ होगा? जब ये पेन बन के, सुनो ना, जब ये पेन बन के तैयार हो गया था, ठीक है, इतना साइन नहीं कर रहा था, एक कपड़ा था, ठीक है, उससे ना इसको घिसा गया और ये साफ हो गया, ठीक। उससे क्या इसका कोई वैल्यू बढ़ गया? नहीं, तब भी पेन था, अब तब भी पेन है। वो कपड़ा जो जिससे घिसता है ना, वो काफी महंगा आ रहा था, वो भी खर्चा तो हुआ होगा जिससे इसको घिसा गया, ठीक है। इसको पॉलिश किया गया होगा, इस पे कुछ तेल लगाया गया होगा, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऐसा चीज जो फाइनल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग बिस्किट खाते हैं ना, ठीक है, तो बिस्किट जो बना वो क्या हो गया? डायरेक्ट उसमें जो भी लगा वो सारा चीज। लेकिन उसको जब पैकिंग किया गया, ठीक है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक है वो डायरेक्टली उस पर इन्वॉल्व नहीं है। तो बिस्किट एक अलग चीज है, प्लास्टिक अलग चीज है ना। तो बिस्किट के लिए वो जो प्लास्टिक में रैप करके रखा गया है वो क्या बन गया? इनडायरेक्ट मटेरियल बन गया, ठीक है। अब देखो
इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? हेल्प्स इन प्रोडक्शन बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट के अंदर में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको जो चमकाया गया, ठीक है, इससे इस पेन को क्या फर्क पड़ता है? उसको ही पता है कि ये पेन जब आदमी यूज करना स्टार्ट करेगा, उसके ऊपर में जो चमकाया गया था, उस पर जो पॉलिश किया गया था, वो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि बेचना है तो इंसान हमेशा क्या करता है? वो चमकता वो चीज खरीदता है, तो इसीलिए इसको चमका दिया गया था। अगर नहीं चमकाता तो क्या ये नहीं बिकता? काम नहीं करता? काम तो करता ना, जो काम था वही काम करता। क्या ये फाइनल प्रोडक्ट होता बिना चमकाए भी? होता, ठीक है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा कुछ अगर हम लोग खर्चा कर रहे हैं ना, तो वो सारा क्या बन गया मेरा? इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर में आ जाता है। अब आते हैं हम लोग लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या होता है ना, पहले तो जाकर लेबर को बांटा कितना में गया। लेबर जो होता है वो 3 भाग में बांटा गया है। एक को बोला गया स्किल्ड, दूसरा को बोला गया सेमी स्किल्ड, और तीसरा को बोला गया अनस्किल्ड, ठीक है। स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड है। अब देखो, स्किल्ड वालों को भी हम लोग पैसा देंगे, सेमी स्किल्ड को भी पैसा देंगे, और अनस्किल्ड को भी पैसा देंगे। जो नॉर्मली अनस्किल्ड लोग हैं वो कहां काम करेंगे? फैक्ट्री में, है ना। फैक्ट्री के अंदर वो लोग काम कर रहा होगा। जो स्किल्ड है, वेरी स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, वो नॉर्मली ऑफिस में बैठा हुआ दिख जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो ऑफिस में बैठा है, वो उसका काम क्या है? सिर्फ डायरेक्शन देना। और जो अनस्किल्ड था या सेमी स्किल्ड था, ये लोग को डायरेक्शन देगा और उसके हिसाब से काम करवाएगा। जैसे फैक्ट्री के अंदर में बोरा उठाने वाला भी आदमी चाहिए। हाँ, फैक्ट्री में मशीन के अंदर में मटेरियल डालना है, तो क्या वो स्किल आदमी करेगा? उसके लिए कौन चाहिए? अनस्किल्ड लोग चाहिए। तो अनस्किल्ड लोग पे भी खर्चा हो रहा है मेरा, स्किल्ड पे भी खर्चा हो रहा है, और सेमी स्किल्ड पे भी खर्चा हो रहा है। खर्चा तीनों पे हो रहा है, लेकिन ये खर्चा को भी 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। इस खर्चा को भी 2 भाग में बांटा गया। एक को बोला गया डायरेक्ट लेबर, और दूसरा को बोला गया है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट क्या? जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड है। वो जो आदमी फैक्ट्री के अंदर में बोरा उठा के उस मशीन के अंदर में मटेरियल डाल रहा था, वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा या इनडायरेक्ट होगा? डायरेक्ट होगा, है ना। बाहर में एक गार्ड खड़ा है, बाहर में फैक्ट्री के बाहर में गार्ड खड़ा है, उसको हम लोग सैलरी देते हैं। वो मेरा डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट खर्चा है? इनडायरेक्ट है ना। उससे मेरा क्या प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। वो तो सेफ्टी के लिए बाहर में खड़ा है, तो बाहर में आदमी खड़ा है सेफ्टी पर्पस के लिए। एक आदमी जो सुपरवाइजर है, सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, काम कुछ नहीं किया, क्या वो मेरा डायरेक्ट लेबर होगा? नहीं। वो कौन बन जाएगा? इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो ऐसा आदमी जो डायरेक्टली रिलेटेड हो उस फैक्ट्री के अंदर में प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारा खर्चा क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर। एग्जांपल ले, देखो, एक टेलर है ना। टेलर हम लोग सबको देखे ना। टेलर क्या करता है? कपड़ा काटता है, ठीक है, उसके बाद उसको सिलता है, फिनिशिंग टच देता है, सब कुछ कर दिया। और देखना, एक आदमी उसके पास रहता है जो आयरन कर रहा होता है, ठीक है। ये जो सब कुछ काम किया, वो इसमें जितना भी खर्चा हुआ वो क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया। लेकिन जो आयरन कर रहा था वो क्या बन गया? इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका काम कुछ खास वाला चीज नहीं है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बस सामने वाला आदमी को देना है, तो हम लोग ऐसा ही आयरन करके दे दे रहे हैं इसके कारण से, ठीक है। तो दूसरा हम लोग लेते हैं, एक स्टोर कीपर है जो बस बैठा हुआ ये देखने के लिए कि मेरे पास कितना मटेरियल है, कौन मटेरियल लेके जा रहा है, कौन मटेरियल लेके आया। तो इसके लिए क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से? जवाब है नहीं। वो तो बस बैठा हुआ अपना चेयर के ऊपर में और देख रहा है कि कौन आदमी कितना लेके गया, कौन कितना लेके गया, और लिख ले रहा है, बस इतना ही काम है। तो क्या उसके बिना प्रोडक्शन नहीं होगा? प्रोडक्शन हो सकता है ना, ठीक है। इसी तरह से इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर कौन होता है? क्वालिटी इंस्पेक्ट करने वाला आदमी। हम लोग प्रोडक्ट बना के तैयार कर दी, अब आएगा चेक करेगा। तुम टेलर का ही देखना, वहां पे कई आदमी सिल रहा होता है, लेकिन सबको मास्टर नहीं बोला जाता है, मास्टर किसी एक को बोलता है ना। और जितना लोग बैठा हुआ ना, देखना एक आदमी को बोल रहा होगा मास्टर, वो कौन हो गया? हेड होगा वहां का,
वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि सही से सिला या नहीं सिला। अभी मान लो 5 आदमी सिल रहा है, वो लोग क्या कर रहा है, डायरेक्ट लेबर है, ठीक। लेकिन एक आदमी जो बोला फाइनल तैयार हो गया, एक बार हमको आके दिखा देना, वो आदमी देख लिया, बोला हाँ ठीक है, बटन ठीक लगा हुआ है, सब कुछ ठीक लग रहा है, और दे दिया, ठीक है, जा इसको आयरन कर दे। वो आदमी का काम क्या था, सिर्फ इंस्पेक्ट करना और इंस्ट्रक्शन देना। तो वो चेक किया और बताया सिलना कैसे है। इतना करने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ तो पैसा मिलता है। तो ये कौन हो गया, इनडायरेक्ट लेबर। अब आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मतलब जो लेबर में भी खर्चा नहीं हुआ और मटेरियल में खर्चा नहीं हुआ। ये दोनों के अलावा खर्चा कहीं होता है क्या? लेबर और मटेरियल छोड़ दो, और कहीं खर्चा होता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट, है ना। तो ये सारा जो खर्चा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदर एक्सपेंसेस। तो मटेरियल और लेबर को छोड़ के अगर कोई खर्चा हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस। इसको भी दो भाग में बांट दिया गया, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट क्या है, बोलते हैं लिंक टू पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट, जैसे हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल टूल, पेटेंट, रॉयल्टी, कंसल्टेशन फी एटसेट्रा। मतलब क्या, इसको देखो, ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली किस चीज से रिलेट कर रहा है, अभी हम प्रोडक्ट से, लेकिन किस टाइप का खर्चा हुआ है, ना तो वो मटेरियल है ना तो वो लेबर है। और कहां खर्चा हो रहा होगा, देखो हुआ क्या, हम लोग ना कोई स्पेशल मशीन था, टूल था, जिसको हम लोग कहां पे लेके आए, भाड़ा पे। हायर चार्ज का मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। तो भाड़ा पे हम लोग मशीन लेके आए, मशीन चलने में खर्चा हुआ, ठीक है, उसके बदले उस मशीन का रेंट दिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो, उस प्रोडक्ट का पेटेंट बनवाए। अभी जो पेन बनाए ना हम ना, ये पेन का पेटेंट बनवा लिए कि इस डिजाइन का पेन कोई नहीं बना सकता, और दुनिया में कोई भी बनाया हम केस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में हम पेटेंट करवा लिए। वो देखा है, एक पेन आता है 5 रुपए का, लिंक का, है ना, सामने से ब्लू कलर का, उससे हम लोग लिख रहे होते हैं। वैसा पेन कोई और कंपनी का देखा कभी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो कंपनी उसका पेटेंट करवा लिया। लेकिन ये जो हम लोग लिखते हैं 3 रुपए वाला पेन, ये क्या कोई पर्टिकुलर कंपनी का दिखता है? कोई भी कंपनी, सेम डिजाइन, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस डिजाइन का आज तक कोई पेटेंट करवाएंगे, है ना। अननेसेसरी लगा, उस चीज का पेटेंट करवाना अननेसेसरी लगा, ठीक है। इस पे क्यों खर्चा करना है, बस एक प्लास्टिक का फ्रेम है, इंक डाले बेच देना, बात खत्म। इस पे खर्चा करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे ही अपना ब्रांड स्टेब्लिश करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में क्या करेगा आदमी, अपना प्रोडक्ट का पेटेंट करवाना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। एक पेन आता है ना पाकर का, देखा है, पाकर का पेन देखा है, काफी महंगा आता है, 100-200 रुपए से स्टार्ट ही होता है उसका पेन, ठीक है। 1000, 2000, 3000, 5000 तक भी जाता है पेन। हाँ, देखा है? नहीं देखा है ना, बिकता भी नहीं मार्केट में नॉर्मली, हम लोग इधर जहां पे जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपना है। डायरेक्ट ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली रिलेटेड हो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन ना मटेरियल का है ना ही वो लेबर का है। और इनडायरेक्ट में जैसे फैक्ट्री का रेंट दिए, डिप्रिसिएशन हुआ, इंश्योरेंस करवाए, लाइटनिंग या इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए, ये सब खर्चा क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो खर्चा भी दो टाइप में बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो, एक होता है प्राइम कॉस्ट, क्या बोला जाता है, प्राइम कॉस्ट, और दूसरा होता है ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, एकदम शुरुआती खर्चा। पहला खर्चा क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल लगाए होंगे, डायरेक्ट लेबर लगाए होंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए होंगे, जो डायरेक्टली रिलेटेड किस चीज से है, प्रोडक्शन से। तो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि जब तुम क्या बनाएगा, कॉस्ट शीट बनाएगा, कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हम लोग को प्राइम कॉस्ट निकालना पड़ेगा। और प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या बोले हम, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वहीं अगर ओवरहेड्स का बात करें तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सारा डायरेक्ट वालों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। सारा इनडायरेक्ट वालों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, ओवरहेड्स, ठीक है। इसके ऊपर में एमसीक्यू भी तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा अपना है फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। फंक्शन के आधार पे भी बांटा गया है। तो सबसे पहला है
प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर के बेस में बांटा गया फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और अगला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो कॉस्ट शीट का तुम फॉर्मेट देखिएगा ना, ये जो हम लोग सीरियल वाइज से लिखे हैं, ठीक है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी ऐसा ही है। सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट मटेरियल, फिर मिलेगा डायरेक्ट लेबर, फिर मिलेगा डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। तीनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद सारा इनडायरेक्ट वाला आएगा, तो क्या निकल गया मेरा, ओवरहेड्स आ गया। ओवरहेड्स में हम लोग क्या करते हैं, अगला जोड़ना स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारा हम लोग खर्चा कर जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, और इस तरह से प्रॉफिट या लॉस हम लोग निकालते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल लगाएं वो भी मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में था। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है सब कुछ जोड़ दिए। क्या क्या जोड़ दिए, क्या क्या जोड़ दिए, रॉ मटेरियल चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, है ना, लेबर चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सबको जोड़ देंगे तभी तो मेरा निकलेगा कि टोटल बनाने में खर्चा कितना हुआ। ठीक है, तो टोटल मेरे बनाने में कितना खर्चा हुआ ये पता कब चलेगा, जब हम लोग क्या कर लेंगे, सारा ही खर्चा को जोड़ देंगे। क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट में अगर ओवरहेड को जोड़ दिया जाए तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। प्राइम कॉस्ट में अगर ओवरहेड्स को जोड़ दिया जाए तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के अंदर में क्या था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स में क्या था, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये 6 को जोड़ते हैं तो मेरा क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। तो इस तरह से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, बोला जा सकता है ना। ठीक है, तो लिख के तुम लोग कहीं रखना, रख भी लो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। अगला आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अब मेरा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, उसको बेचना भी तो है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाते वक्त में कई ऐसा इंप्लॉय था जो ऑफिस में बैठ के कई काम कर रहा था। ठीक है, क्या क्या वो काम कर रहा था, क्या बनाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में अपना कॉस्ट लग रहा हो, खर्चा हो रहा होगा, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या अपना प्रोडक्ट को डेवलप करना है, ये सारा चीज पे खर्चा हो रहा होगा ना। तो ये कौन सा कॉस्ट आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, सेल करना है, एडवर्टाइज कराएंगे, सेल्समैन रखेंगे, शोरूम में रखेंगे, ये सारा चीज। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसमें पैकेज किए, ट्रांसपोर्ट किए, वेयर हाउस में रखे, ये सारा, ये सबको आदमी संभालता है। क्यों, क्योंकि हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखे हुए हैं, एक ऑफिस बना के रखे हुए हैं। ऑफिस के अंदर में कई लोग हैं, उस ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, उस ऑफिस का सैलरी दे रहे हैं, उस ऑफिस में बैठा हुआ लोग जितना भी है उसको हम लोग क्या दे रहे होंगे, सैलरीज हो या फिर वेजेस हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे होंगे, स्टेशनरी लग रहा होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट लग रहा होगा, ये सारा खर्चा कहां पे जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा खर्चा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या बोले कि उस सामान को बेचने में कितना खर्चा हो रहा है, तो उस सामान को बेचने में खर्चा कितना होगा, क्या खर्चा होगा, एक तो ऐड करवाना पड़ेगा, दूसरा सेल्समैन रखना पड़ेगा, सेल्समैन रखेंगे तो उसको कमीशन दे सकते हैं या फिर उसको सैलरी दे सकते हैं, तो ये सारा खर्चा हो गया। उसके बाद जब सेल करेंगे तो क्या ऐसे ही कहीं पे सेल कर दें, नहीं ना, सेल करने के लिए हो सकता है अलग से हम लोग क्या बना के रखे हैं,
एक डिस्ट्रीब्यूशन करने का सेंटर, मतलब दुकान। तो उस दुकान का खर्चा वो क्या बोल दिया हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, है ना। मेरे एक वेयर हाउस बनाए होंगे जहां से माल मेरा निकल के जाएगा, ट्रक आएगा, सामान वहां पे रखेगा और निकाल के लेके जाएगा। लेकिन आदमी क्यों लेके जाएगा, जब हम लोग पैकेज करेंगे तभी तो अच्छा से पैकेज किए, आया आदमी, उसको उठाया और लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और वेयर हाउस का कॉस्ट। अब देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, आदमी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में लेके आना है, तो उसके लिए भी क्या होता है, काफी ज्यादा हम लोग को खर्चा करना पड़ता है। तो ये सारा खर्चा अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे मेरा सामान क्या हो गया, सेल्स होने तक पहुंच गया। ठीक है, बन भी गया और सेल्स भी होने तक पहुंच गया, मतलब प्रॉफिट्स वगैरह अब निकलना स्टार्ट हो गया होगा। क्योंकि बनाने में जो खर्चा हुआ था वो क्या था, प्राइम ओवरहेड्स, दोनों को मिलाए थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये सारा चीज को हम लोग एडजस्ट किए, तो मेरा एक्चुअल में क्या सेल्स का वैल्यू निकालना चाहिए, कैसा प्रॉफिट होना चाहिए, ये हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। कारण कि सोचो अगर मेरा प्राइम कॉस्ट में 1000 खर्चा हो गया, ठीक है, उसके बाद ओवरहेड के अंदर में मान लेते हैं 2000 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना निकल गया, 3000। पर क्या इसी में बेच दें, नहीं, इसके बाद कई अदर खर्चा था, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा चीज जोड़ने के बाद यहां पे जो आएगा उसी कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनल कॉस्ट है। अब इसके ऊपर में प्रॉफिट जोड़ के बेचना है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहां से लेके यहां तक में टोटल जो मेरा खर्चा हुआ वो फिर से हो गया 1000 का, तो फाइनल मेरा कितना हो गया 4000। 4000 में बेच दे क्या, नहीं ना, प्रॉफिट कमाएंगे। मान लेते हैं बोले क्या 1000 का प्रॉफिट कमाना है, तो फाइनल मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 5000 का। ठीक है, 5000 का सेलिंग प्राइस निकल गया। तो इसी कारण से हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर में मेरा बनाने का पर्पस यही है कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है। यहाँ प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। हम लोग पहले ही क्लास में अकाउंट्स का बोले थे, क्या बोले थे कि जो सीए होता है ना, वो ये बात करता है कि प्रॉफिट होने के बाद कैसे उस पर टैक्स बचाना है। लेकिन जो एक सीएमए होता है वो ये बताता है कि भाई तुमको कितना में बेचना है कि प्रॉफिट हो, है ना। ये सारा कॉस्ट कौन निकालने में हेल्प करेगा, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना। प्रॉफिट कितना कमाना है ये कौन डिसाइड करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट डिसाइड किया कि भाई तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना लगा उसमें तुम प्रॉफिट कितना कमाएगा और फाइनली मार्केट में बेचेगा कितना। अगर ज्यादा प्राइस में बेचेंगे तो बिकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए उसी के आसपास का प्राइस में बेचना है। ये सारा डिसाइड करके कौन देगा, एक सीएमए देगा। अब जो प्रॉफिट निकला उसके ऊपर का जो कहानी है आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते रहे। ठीक है, अब अगला आते हैं क्लासिफिकेशन किसके ऊपर में, बिहेवियर बेस्ड। कॉस्ट को बिहेवियर के बेस पे 3 भाग में बांटा गया। एक को बोला गया फिक्स्ड कॉस्ट, एक को बोला गया वेरिएबल और तीसरा को बोला गया है सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो कभी बदलता नहीं है। जैसे 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 मेरा ये ट्यूशन सेंटर है ना, ठीक है, इसका हम क्या रेंट देते हैं, हाँ रेंट हम देते हैं। रेंट जो है वो मान लेते हैं अभी कितना है, 11,000 रुपया। ठीक है, क्या ये हर बार बदलेगा, नहीं ना, रेंट ये फिक्स्ड है ना। तो रेंट मेरे लिए क्या बन गया, फिक्स्ड कॉस्ट, जो पूरा साल वही सेम रहेगा। अब अगर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बढ़ता चला गया, हम क्या किए, बोले कि बगल वाला भी रूम हमको लेना है, तो दीवार यहां से हटवा दीजिए, बगल का रूम दे दीजिए, रेंट बढ़ जाएगा ना। अब रेंट बढ़ेगा ना, तो फिक्स्ड कहां तक है, एक पर्टिकुलर एरिया तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम वही रह जाएगा। अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, सीधा सा बात है। तो इसी कारण से बोला गया फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर में कि फिक्स रहता है, लेकिन कहां तक, एक लिमिट तक। लिमिट को अगर पार करेंगे तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगा। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना बढ़ेगा, हो सकता है डबल बढ़े। अब मान लो यहां पे जो कैपेसिटी है वो है मान लेते हैं 100 आदमी का। ठीक है, अब मेरे पास 105 बच्चा आ गया, 5 बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, तो 5 बच्चा अगर नहीं बैठ पाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग जगह लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक आ गया। अब 5 बच्चा के लिए वो सामने वाला दीवार खुलवाए और ये 600 स्क्वायर फुट से बढ़ा के हम बोले
कि अब 1000 स्क्वायर फुट कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे ही 1000 स्क्वायर फुट करने के लिए गए, नुकसान मेरा ज्यादा होगा ना, क्योंकि आया कितना, सिर्फ 5 बच्चा। ठीक है, 5 बच्चा का फीस जो मेरे पास आएगा, क्या उससे मेरे उधर का रेंट रिकवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसी कारण से बोलता है कि उस टाइम मेरे को क्या करना चाहिए था कि देखो सीट फुल हो गया, अब एडमिशन हम नहीं ले सकते हैं, मेरा कैपेसिटी इतना ही है, इससे ज्यादा अगर एडमिशन लेंगे तो मेरा कॉस्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ेगा और पूरा साल तक वही चलेगा। क्या पता वो 5 बच्चा फिर छोड़ के चला जाए, क्या तुरंत से रूम छोड़ पाएंगे? नहीं ना। तो देखो हम बोल रहे थे कि फिक्स्ड कॉस्ट जो अपना होगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट कितना रखेंगे हम लोग, जहां तक कि मेरा प्रोडक्ट फिर से दोबारा वहां, अब मान लो मेरे पास अचानक से 100 बच्चा और आया था, तो हम वो रूम ले सकते थे, आराम से ले सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 बच्चा और पहुंच गया तो हम रूम अब ले सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट कब बढ़ाना है? एक सर्टेन, जब आउटपुट हमको लगे कि बहुत ज्यादा हो गया, अब हम और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ज्यादा अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, और कंफर्मेशन है तब तक। ठीक है, तो देखो, डज नॉट चेंज विथ प्रोडक्शन विद इन लिमिट्स। ठीक है, अब देखो मेरा जो फैक्ट्री था ना, यहां पे 10,000 यूनिट प्रोडक्ट बनता था। ठीक है, तो 10,000 यूनिट बनता था। इस 10,000 यूनिट को बनाने के लिए मेरा जो खर्चा होता था ना मशीन चलाने में, वो खर्चा पड़ता था मेरा 5,000 रुपए तक का होता था। ठीक है, 10,000 यूनिट बनाने में कितना खर्चा हो रहा है? 5,000 रुपया का। अब अगर किसी दिन हम 5,000 यूनिट बनाए ना, तो भी मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 5,000 का। अगर किसी दिन हम लोग सिर्फ 100 यूनिट बनाए, तो भी मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 5,000 का ही हो रहा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चेंज ऑफ प्रोडक्शन कितना है। यहां पे एक बच्चा बैठे पूरा महीना या 100 बच्चा बैठे पूरा महीना, हमको भाड़ा 11,000 ही देना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ, महीना का। ठीक है, हाँ, तो उतना देना ही पड़ेगा, कोई इसमें उपाय है नहीं, है ना? इसको कोई बेचने के लिए तैयार भी तो हो। रोड साइड में कौन बेचेगा बताओ? हाँ, वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना, वो रेसिडेंशियल के लिए है। तो देखो, लेकिन कितना, 10,000 यूनिट बना देने तक में कितना खर्चा हो रहा है? 5,000 रुपया। लेकिन पता है, जैसे ही हम लोग 10,000 एक यूनिट बनाए ना, सिर्फ कितना यूनिट बढ़ा? 1,000। कॉस्ट मेरा कितना हो गया? 10,000, डायरेक्ट डबल, है ना? फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा ही चीज है, एक सर्टेन लिमिट तक फिक्स्ड रहेगा और उसके बाद बढ़ेगा तो डबल रेट से बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो सेम साइज का रूम वहां पे लिए अगर, तो डबल रेट से बढ़ा, पर अगर हम इससे छोटा लिए तो प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगा, लेकिन वही सेम अमाउंट में बढ़ेगा। ठीक है, कि 600 स्क्वायर फुट का आपका 11,000 लग रहा है, आप 100 स्क्वायर फुट और लेंगे तो उसके हिसाब से और बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जैसे ही लिमिट बढ़ाएगा तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट में, क्या है? रेंट बदलता नहीं है, इंश्योरेंस बदलता नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स बदलता नहीं है, मैनेजर को सैलरी दे रहे पूरा साल सेम दे रहे हैं। अभी जैसे यहां पर जो टीचर आते हैं, उस टीचर को जो भी हम सैलरी देते होंगे, क्या वो चेंज होता होगा? नहीं ना, चेंज नहीं हो सकता है ना, फिक्स ही रहेगा हमेशा। कारण कि वो पढ़ाए, सामने एक बच्चा बैठे चाहे सामने 20 बच्चा बैठे, 100 बच्चा बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका सैलरी फिक्स्ड है और उसी सैलरी में वो पढ़ाएंगे, है ना? तो ये क्या हो गया? फिक्स्ड सैलरी वाला आ गया। अब आते हैं टाइप्स। पहला है कमिटेड कॉस्ट, फिर क्या है? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, फिर क्या है? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो कमिटेड के अंदर में क्या आता है? जिसको हम लोग कभी भी हटा नहीं सकते। रेंट क्या हम लोग हटा सकते हैं? नहीं ना, रेंट क्या होगा? जो है खर्चा वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर सकते हैं। क्या इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, सेम भाड़ा पे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल के हाथ में है ना मेरा, है ना? इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि ठीक है इस बार मेरा इलेक्ट्रिसिटी 2,000 आया, अगली बार कोशिश करेंगे उससे घटाने का,
ये कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है इस टाइप का जो कॉस्ट होता है, एक इसके अंदर में आ गया डिस्क्रिशनरी कॉस्ट में, कैन बी कंट्रोल और अवॉइडेड। जैसे एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग, अभी मान लो इसी साल बाहर में हम लोग बोर्ड लगाए बड़ा सा, ठीक है, उसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ, क्या उसको हर साल करें अब? नहीं ना, अगले साल हुआ फिर से उसको उखाड़ दिए, फिर नया लगा दिए, ऐसा हम क्यों करेंगे? वो चल सकता है 5 साल 10 साल तो चलाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर रेंट कंट्रोल होगा? नहीं होगा। बाहर का बैनर अगर फट भी जाए तो क्या मेरा उससे नुकसान होगा? नहीं होगा ना। बाहर में जो एडवर्टीजमेंट का बोर्ड लगता है वो क्यों लगता है? बस इसलिए कि हाँ इस जगह पे इंसान कोई चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, इसी के लिए। तो आज अगर वो कुछ खराब हो जाता है, उसका कलर फेड हो गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो क्या उसको तुरंत बदल दें? नहीं बदलेंगे। तो ये सारा चीज क्या हो गया, जो मेरे हाथ में कंट्रोल करने के लायक है। तो इस टाइप का कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। एक होता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब एक लेवल तक फिक्स्ड रहेगा, उसके बाद जंप करेगा, है ना। 10,000 यूनिट तक कितना था, 5,000, जैसे ही 1 यूनिट बढ़ाए कितना हो गया, 10,000। तो एक लेवल तक फिक्स था और अगले ही स्टेप में क्या हो गया, जंप कर गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। एक आते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो गया, जो वेरी करता है किस चीज पे, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस पे। अब यहां पे सुबह से लेकर रात तक क्लासेस चल रहा है, सुबह से लेकर 8 बजे से रात का 10 बजे तक क्लास चल रहा है मान लेते हैं। तो 8 से 10 जब क्लास चला तो रेंट क्या बढ़ गया मेरा? नहीं ना, रेंट तो वही रहा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया ना, ठीक है। किसी दिन कम क्लास है उस दिन इलेक्ट्रिसिटी कम उठेगा, किसी दिन ज्यादा है उस दिन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा उठेगा। तो प्रोडक्शन के हिसाब से ज्यादा हुआ तो ज्यादा खर्चा, कम हुआ तो कम खर्चा, इस टाइप से जो चले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। चेंजेस डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन, डायरेक्ट तुरंत एकदम, ठीक है। जैसे ही आज 10 घंटा हम लोग चले, इलेक्ट्रिसिटी उठा मेरा मान लेते हैं 200 रुपए का, अगले दिन 8 घंटा चले 160 रुपए, तुरंत घट गया ना, है ना। तो डायरेक्टली जैसे घटाएगा वैसे घट जाएगा। अगला दिन 12 घंटा चलाए, कितना हो गया, 240 रुपए। तो जो डायरेक्टली चेंज हो जाए तुरंत से अपना क्या बोलते हैं, चेंजेस के कारण से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल, रॉ मटेरियल जितना प्रोड्यूस करेगा उतना खर्चा बढ़ेगा, डायरेक्ट लेबर जितना प्रोड्यूस करेगा उतना लेबर लाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना, बट टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द आउटपुट। क्या दिखाए यहां पे, देखो हम क्या बोले, 10 घंटा चलाए तो खर्चा कितना हुआ, 200। पर घंटा कितना खर्चा हुआ बताओ तो, पर आवर कितना खर्चा हुआ, बोलो 20 रुपया। क्या हम फिर बोले 8 घंटा चलाए ना, 160 उठा, कितना हो गया, 20 रुपया। क्या हम बोले 12 घंटा चलाए तो 240 उठा, कितना हो गया, 20 रुपया। क्या तो यही बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन पर यूनिट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। याद रखना, पर यूनिट फिक्स रहेगा तभी वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो पर यूनिट क्या है, फिक्स्ड, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, लेकिन इसमें चेंजेस आएगा, ठीक है। इसको एक बार देखो ध्यान से, ये जो लाइन लास्ट वाला है इस लाइन को पढ़ो और इस एग्जांपल को देखो और बताओ समझ में आया क्या। क्या बोलो, क्या मैनेज्ड कॉस्ट, लाओ देखो, कहाँ, किधर किधर, Policy and managed cost. ठीक, हाँ ये ग्राफ, ये तो चीज है।
हाँ ग्राफ ही हो, उसको बस पुट करना, वो हम ग्राफ समझा दे रहे हैं, ठीक है, पर वो पुट करना है सर। एग्जाम में ग्राफ नहीं आएगा क्या? 5 बज गए, कितना तुम्हारा घर है क्या? ये तब से लेट होता है। अभी बाहर जाओगे ना तो 5:30 बजे बस है, 5:35 में, तो 35 मिनट बाहर रोड में खड़ा रहना है। 35 नहीं, 31 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा बाहर। देखो एक ना तुम्हारा बुक में एक और लिखा हुआ था कुछ मैनेज कॉस्ट बोल के, ठीक है, इसके अंदर में क्या बोलता है कि पॉलिसी वगैरह बनाने में जो खर्चा होता है, कंपनी अपना खुद का एक पॉलिसी बनाता है कि किस पॉलिसी में हम लोग चलेंगे, उस पॉलिसी को बनाने में जो खर्चा होता है, उसको मैनेज करने में जो खर्चा होता है, उसको मैनेज्ड या फिर पॉलिसी कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखना है। तो क्या वेरिएबल कॉस्ट का ये वाला समझ गया तुम? नहीं समझा? ठीक है, कोई बात नहीं है। आओ ग्राफ बनाया जाए। लो देखो, फिक्स्ड कॉस्ट का बात कर रहे हैं हम लोग। मेरा जो कॉस्ट रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ये मेरा है फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन। मेरा आउटपुट, सुनो, मेरा आउटपुट इस लेवल तक जितना भी बनेगा, कहां से कहां तक? 0 यूनिट से लेके 10,000 यूनिट तक बनाने में जो मेरा खर्चा होगा वो खर्चा फिक्स है कि 5,000 का ही होने वाला है। ये क्या हो गया? मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन जैसे ही हम लोग इस यूनिट को बढ़ाएंगे, 10,000 से हम चाहते हैं अब 11,000 बनाने के लिए, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट लाइन का यहां पर रहेगा नहीं, ये फिक्स्ड कॉस्ट लाइन क्या हो जाएगा? जंप कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो मेरा खर्चा लग रहा है वो खर्चा ज्यादा लगेगा। फिक्स्ड कॉस्ट एक लिमिट तक फिक्स रहता है, उसके बाद वो बढ़ जाएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या बोला, उसको ध्यान से सुनते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में बोला वेरिएबल कॉस्ट कैसा है? अपवर्ड है ना, इसको अपवर्ड बोलते हैं ना। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसा है? अपवर्ड है। अपवर्ड क्यों दिया गया? क्योंकि अगर हम इतना यूनिट बनाएं, अगर हम लोग मान लेते हैं अलग अलग यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है, ये है 0 यूनिट, ये है 100 यूनिट, ये है 200 यूनिट, ये है 500 यूनिट, अच्छा 200 नहीं, ये है 300 यूनिट, ये है 400 यूनिट, ये है 500 यूनिट, ठीक है। अब यहां पे खर्चा का बात करें तो 100 यूनिट बनाने में जो खर्चा मेरा होगा वो होगा 1,000 रुपया। 200 बनाने में खर्चा मेरा हो रहा है 2,000, 300 बनाने में खर्चा हो रहा है 3,000, 400 बनाने में खर्चा हो रहा है मेरा 4,000, 500 बनाने में खर्चा मेरा हो रहा है 5,000, ठीक है। देखो, तो 100 यूनिट जब बनाए थे, है ना, तो खर्चा मेरा कितना हुआ? 1,000, ठीक। क्या फिर से? अभी तो बस ग्राफ लिख भी किए हम, अभी बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। हम बोले कि जब 100 यूनिट बनाए तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 1,000।
जैसे ही हम लोग 200 यूनिट बनाए, अब मेरा खर्चा कितना हो गया? 2000। जैसे ही हम लोग 3000 बनाए, मेरा खर्चा कितना हो गया? 3000। जैसे हम लोग 4000 बनाए, मेरा खर्चा कितना हो गया? 4000। जैसे हम लोग 5000 बनाए, मेरा खर्चा कितना हो गया? 5000। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपवर्ड ट्रेंड में चलता है क्या? ठीक है, तो 100 से बढ़ते गए और देखो 1000 से बढ़ता गया, लेकिन एक चीज कॉमन पता है क्या है? मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो रहा? बढ़ जा रहा ना। 100 बनाए थे तो 1000 लगा, पर यूनिट कितना लगा बताओ तो? 100 लगा। जब 200 बनाए तो कितना लगा? 2000। पर यूनिट कितना रहा? 100। 300 बनाए तो टोटल कितना खर्चा हुआ? 3000। पर यूनिट कितना रहा? 100। जब 400 बनाए तो खर्चा कितना हुआ? 4000। पर यूनिट कितना रहा? 100। 500 बनाए तो खर्चा हुआ 5000, पर यूनिट कितना रहा? 100। तो वेरिएबल कॉस्ट बोलता है जो मेरा लेवल बढ़ने से कॉस्ट बढ़े लेकिन पर यूनिट में कांस्टेंट रहे। ठीक है, लेवल बढ़ने से कॉस्ट बढ़े। 100 बनाए थे तो 1000 खर्चा हुआ, लेवल बढ़ाए 200 चले गए, खर्चा भी क्या हो गया? 2000 हो गया, पर यूनिट कितना रहा? सिर्फ 100 रहा। तो पर यूनिट में कोई बदलाव नहीं आएगा। 10 होगा क्या? ठीक है, एक एक जीरो का तो बात है। लो, एक जीरो हटा दिए, कहानी खत्म। 10 10 10 10 और 10 खुश। ठीक है, तो पर यूनिट में मेरा कितना खर्चा है? 10 रुपए का है। ये समझा क्या? अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ बढ़ता है लेकिन पर यूनिट में फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पक्का? तो क्या और आगे पढ़ना है आज? नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग वेरिएबल कॉस्ट तक रहने देते हैं, अगला दिन से हम लोग इसका आगे करेंगे। ठीक है, बाय बाय। क्या चीज? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या बिना कॉन्सेप्ट जाने हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं? हाँ कि ना? तो पहले कॉन्सेप्ट खत्म होने दो, उसको बंद कर दो।